नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए पड़े हो और वो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पैसे सेविंग अकाउंट में ना पड़े हो, किसी ऐसी जगह पड़े हो जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो आप कहाँ पर पैसे डालेंगे? आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपने सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दिया या फिर एफडी में डाल दिया, कुछ और डाल दिया। लेकिन ये ऐसे पैसे हैं जिनकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। उस केस में एक ऑप्शन होता है लिक्विड ईटीएफ। लिक्विड ईटीएफ में पैसे डालना और वो पैसे आपको कमा कर देते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लिक्विड ईटीएफ जो होता है ये हमें कब यूज करना चाहिए, किस कंडीशंस में यूज करना चाहिए। हमेशा लिक्विड ईटीएफ यूज करना एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे यूज केसेस हैं। पहला यूज केस है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए होते हैं जो आप प्रोबेबली इमरजेंसी के लिए रखते हैं। इमरजेंसी फंड पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मतलब हमें इमरजेंसी के लिए 3 महीने 6 महीने का पैसा बचा के रखना चाहिए। क्या पता कब जॉब लॉस हो जाए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी और तरीके की इमरजेंसी आ जाए जहां पर हमें कुछ पैसों की जरूरत हो। तो हम जब इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं तो हम उसे एफडी में नहीं डालते, क्योंकि एफडी में हम पैसे डालेंगे तो निकालने में मतलब चीजें हैं, ठीक है, और रिटर्न भी ऐसा नहीं कि एफडी में बहुत अच्छा मिल जाता है। अब दूसरा ऑप्शन है सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो उसमें आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, 2% 3% के आसपास। तो इमरजेंसी फंड हमें लिक्विड ईटीएफ में डाल देना एक ऑप्शन होता है। किसी भी लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली लिक्विड ईटीएफ की बात कर रहे हैं, इसके कुछ विशेषताओं की वजह से, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स की वजह से। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये आपको सेविंग अकाउंट से, सेविंग में अगर आप पैसे डाल के रखते हैं इमरजेंसी फंड का, तो उससे बेहतर रिटर्न देता है आपको। 6% 7% के आसपास रिटर्न लिक्विड ईटीएफ में इजिली मिल जाता है। दूसरा, इसकी लिक्विडिटी लगभग सेविंग अकाउंट जैसी होती है। जैसे सेविंग अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं तो आप जब चाहे उसे यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, पैसे यहाँ से वहाँ में भी चेक काट के दे सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। लिक्विड ईटीएफ जब मार्केट चल रहा होता है उस समय आप विड्रॉ कर सकते हैं और इमीडिएट आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी समय आप लिक्विड ईटीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि निकालने में टाइम लगेगा, बाद में अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो बहुत ही, क्योंकि मार्केट ट्रेडेड ये है तो इजिली आप निकाल लेते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पैसे सेफ भी रहते हैं लिक्विड ईटीएफ में। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों सेफ रहते हैं और क्यों मार्केट जैसा रिस्क नहीं होता। जैसे हम लोग शेयर में या इवन किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगा दो तो क्यों, मतलब वहां पर थोड़ा सा रिस्क होता है, लिक्विड ईटीएफ में क्यों रिस्क नहीं है, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। दूसरा यूज केस है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका एक डीमैट अकाउंट है, आपने कोई शेयर से आपने एग्जिट लिया, आपने कुछ शेयर्स बेचे, आपके पास पैसे आए, अब वो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में आकर पड़े हुए हैं। अब आप किसी दूसरे शेयर पे कोई दूसरा स्टॉक देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप तुरंत के तुरंत पैसे लगा देंगे। आप रिसर्च करेंगे 2-4 दिन, एक अच्छे टाइमिंग का वेट करेंगे कि कब इसमें एंटर करना है, कब वो स्टॉक परचेज करना है, थोड़ा सा नीचे आएगा या कुछ आपने कैलकुलेट किया होगा, रिसर्च कर रहे होंगे। इसमें कई बार 2 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 1 हफ्ते 10 दिन, महीने भर भी लग जाते हैं। उतने समय के लिए डीमैट अकाउंट में आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, वनडे दे रहा है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट। लिक्विड फंड में अगर हम डाल देते हैं तो हमारे लिए वहां से रिटर्न भी बनता रहता है। जितने समय पैसे आइडल पड़े हुए थे, 0% रिटर्न दे रहे थे, आपको 6-7% का रिटर्न देते रहते हैं और पर डे के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट होता है, तो आपके लिए बेहतर भी है। और पहला यूज केस है कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। नॉर्मल ऐसे मान लो आपके पास कुछ पैसे होते हैं सेविंग अकाउंट में, आप हमेशा बचा के रखते हैं, तो
वो भी आप लिक्विड फंड मतलब लिक्विड ईटीएफ में डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब एक चीज आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये लिक्विड ईटीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो हम पैसे डालने की बात कर रहे हैं, ये हमेशा शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ दी मनी है। शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसे को पार कर रहे हैं वहां पे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म आपको देखना कितने समय के लिए हम वहां पर पार कर सकते हैं, ऐसे पार का आप करोगे तो कोई मना नहीं करेगा वहां पर, लेकिन आइडियली 12 महीने से कम के लिए अगर आपको पैसे रखने हैं तो लिक्विड ईटीएफ है। अगर उससे ज़्यादा आपको रखने हैं तो फिर आप कोई म्यूचुअल फंड वगैरह देख सकते हैं, मतलब वहां पर ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखते हैं और मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब यहां पर समझते हैं कि ये लिक्विड ईटीएफ काम कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना किसी भी फंड के बारे में कि ये काम कैसा करता है, कोई किसी भी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जब तक आप ये नहीं समझोगे काम कैसे करता है, आपके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब उसकी बारीकी आप समझते हो, उसके बेसिक समझते हो, तब आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। वॉरेन बफेट कहते थे कि जो चीज समझ में नहीं आए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो चीज समझ में आए उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। आप हमेशा अच्छे रिजल्ट्स बना पाओगे, आप हमेशा बेहतर रिजल्ट्स बना पाओगे। अब लिक्विड ईटीएफ काम ऐसे करता है कि देखो, आपने लिक्विड ईटीएफ खरीदा, कुछ पैसे आपने दिए, लिक्विड ईटीएफ खरीदा, मान लो आपने 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का कुछ तो लिक्विड ईटीएफ खरीदा। अब लिक्विड ईटीएफ क्या करता है, ये बैंक्स को लोन देता है। अब बैंक्स को लोन देता है, देखो कई आरबीआई की मैंडेटरी गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से, और मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मतलब ये फाइनेंशियल लैंग्वेज की थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। बैंक्स, आरबीआई बैंक्स को ये बोलता है कि कम से कम इतना परसेंट तुम्हें कैश अपने बैंक में रखना ही रखना है। क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, जितना उसके पास पैसा होता है टोटल, वो लोन बांटता है, क्रेडिट देता है, उसी से तो बैंक की कमाई होती है। लेकिन अब मान लो पूरे दिन का ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ लोगों ने पैसे निकाले, कुछ लोगों ने हटाए, कुछ लोगों ने एफडी अपनी तोड़ दी, कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो बैंक पैसे उनको तो वापस कर रहा है ना। अब डे एंड में जितना परसेंट उसको मेंटेन करना था, इसको हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, हम उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं। मान लो बैंक के पास टोटल 1000 रुपए की कैपेसिटी है, आरबीआई ने बोला है कि भाई 100 रुपए तो तुम्हें अपने बैंक में कैश रखना है, मतलब अपने पास रखना है, और कुछ लोगों ने पैसे निकाले, कुछ लोगों ने इधर किए। अब बैंक के पास बचे 90 रुपए। अब आरबीआई डंडा लेकर खड़ा है कि भैया 100 रुपए यहां पर रखो, अपने पास रखो, क्योंकि तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो तुम 90 रुपए नहीं रख सकते, कम से कम 10% तुम्हें रखना पड़ेगा। यहाँ पर 10% रेपो रेट ही है, मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं। तो अब 90 रुपए हो गए, चाहिए 100 रुपए। अब ये क्या करता है, ये 10 रुपए ईटीएफ से उधारी लेता है ओवरनाइट, इसे बोलते हैं ओवरनाइट बोरोइंग। आप समझ लो एक तरीके से कि भैया एक दिन के लिए मुझे उधारी दे दो, एक दिन के लिए उधारी दे दो और हम कल तुम्हें वापस कर देंगे। अब ये एक एक दिन बढ़ता चला जाता है, कई बार कल, कई बार परसों, कई बार और ज्यादा, एक्सेट्रा। ईटीएफ बोल रहा है कि अच्छा चलो दे दिया तुम्हें, हमें क्या दोगे? बोलता है कि हम तुम्हें 6% का इंटरेस्ट दे देंगे इस ओवरनाइट बोरोइंग पे। अच्छा जी, 6% का इंटरेस्ट दे दोगे, बढ़िया है। अगर नहीं दे पाए तो क्या? तो बैंक बोलता है कि काम करो, ये हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं, इसको आप रख लो एज अ गारंटी, एज अ कोलैटरल रख लो। तो वो अब ट्रेजरी बिल ईटीएफ को दे दिया कि ये ट्रेजरी बिल है 10 रुपए का, इसको आप रख लो, या 12 रुपए का, 15 रुपए का। अगर मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं कर पाया, वापस कर पाया, तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वापस नहीं कर पाया, तो तुम इस ट्रेजरी बिल को बेच देना। और ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है? ट्रेजरी बिल इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफॉल्ट करेगी नहीं जब तक कि गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट हो जाए। अदर केसेस में ये एज्यूम किया जाता है कि ट्रेजरी बिल का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसका मतलब, इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि लिक्विड ईटीएफ का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो थोड़ा रिस्क है, गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट हो जाए, है ना। बहुत सारी कंट्रीज आप देख रहे हो आज के समय में गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाती है, उस पर किसी कोई दूसरा देश चौधरी बनकर डंडा मार के हमला कर देता है, वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लेता है। बट बात वो नहीं है, बात यह है कि ये चीजें हो जाती है ना। तो ये हमें समझ में आया कि लिक्विड ईटीएफ काफी सिक्योर है, काफी ट्रांसपेरेंट है और रिस्क बहुत ही कम है इसमें। और ये पैसे कैसे कमाता है? बैंक्स को लोन देकर। अच्छा जी, अब ये तो समझ में आ गया कि लिक्विड फंड काम कैसे करते हैं, इसमें रिस्क कितना है, हमें लगभग इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो मोटा मोटा लिक्विड ईटीएफ समझ में आ गया। अब कुछ चीजें, अगर आप लिक्विड ईटीएफ में पैसे डालने जाते हैं तो कुछ चीजें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, लिक्विड फंड, लिक्विड ईटीएफ कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ और दूसरा पहले होता था डिविडेंड लिक्विड ईटीएफ, अभी उसको बोलते हैं IDCW। पहले इसको डिविडेंड लिक्विड ईटीएफ बोलते थे, अब इसका फुल फॉर्म है IDCW। इसको बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। सेबी ने इसका नाम हम बदल दिया है, तो वो है। अब ये कैसे काम करता है? ये नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लगभग 1000 रुपए इसका आपको प्राइस दिखेगा, NAV इसकी 1000 रुपए दिखेगी बहुत सालों से। मतलब आप चार्ट में पीछे भी चले जाओगे तो 1000 रुपए आपको इसकी वैल्यू 1000 रुपए दिखेगी, मतलब इसका प्राइस 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपए आप का खरीदते हो एक यूनिट। अब ये करता क्या है, ये मुझे उतना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है ये भी बताता हूँ, ताकि दोनों चीजें एक बार में कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप 1000 रुपए, मान लो आपने 2000 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए, आपने एक यूनिट, 2 यूनिट या 10 यूनिट खरीद ली। अब इसमें जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट आता है वो यूनिट्स में आता है। मतलब 6% का आपको रिटर्न मिल रहा था, पर डे का रिटर्न देखोगे तो पॉइंट्स में हो जाएगा ना। अब वो पॉइंट्स में तो बेसिकली क्या हुआ कि जितना इंटरेस्ट आया, आपके पास एक यूनिट थी, अगले दिन हो गई 1.003 यूनिट, फिर उसके अगले दिन हो गई 1.006 यूनिट, फिर अगले दिन हो गई 1.008 यूनिट। ऐसे बढ़ रही है, वो यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो यूनिट का कन्वर्जन होता है ना, जब आप सेल करने जाते हो तो आप जितने भी पूरी यूनिट्स हैं उसी को सेल कर सकते हो। जो पॉइंटर्स में है, डेसिमल में है, वो यूनिट सेल नहीं होगी। तो अगर आप लाखों में काम कर रहे हो तो वो जल्दी से आपका मतलब डेसिमल से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पैसे डाल रहे हो, कम पैसे डाल रहे हो, कम समय के लिए डाल रहे हो, तो फिर वो उतना यूनिट आपका स्टक हो जाता है। आपने एक यूनिट तो बेच दिया, आपने 10 यूनिट तो बेच दिया, लेकिन जो 0.5 यूनिट था, जो आपका 0.4 यूनिट था, 0.2 यूनिट था, वो आपका स्टक हो गया तब तक कि जब तक कि वो पूरे यूनिट में कन्वर्ट ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ठीक है, मतलब लिक्विड ईटीएफ है और बेहतरीन देता ही है। दूसरा ये है ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ। तो ये बेसिकली जैसे शेयर्स के और म्यूचुअल फंड्स के प्राइजेस होते हैं, तो वैसा काम करता है। मतलब आज आपने लिया 110 रुपए में, फिर आज प्राइस आपने जो परचेज किया 110, फिर क्या हुआ, कल इसका दाम हो गया 110.02। अब ये तो रुपए में है ना, उसमें है करेंसी में है, इसका दाम है, तो जितने दाम है उतना बेच दो। अब 110 रुपए में लिया था, 112 रुपए हो गया, 112.5 हो गया, आप बेच दो, 112.5 आपके पास आ गए। तो ये एक मतलब सही लगता है कि अगर मुझे छोटा भी ट्रांजेक्शन करना है, कम पैसों का भी ट्रांजेक्शन करना है, तो मैं कर सकता हूँ इस सेकेंड टाइप में। ऐसा, और गवर्नमेंट तो दोनों के लिए, मतलब सेबी तो दोनों के लिए बोलती है, सब दोनों बेहतर है, दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। बट मुझे ग्रोथ वाला लिक्विड ईटीएफ ज़्यादा बेटर लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लिक्विड ईटीएफ खरीदते हैं तो हमें ध्यान में देना चाहिए कि
नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम गए देखा और जो मार्केट प्राइस है उस पर खरीद लिया। कभी भी मार्केट प्राइस पे मत खरीदो अगर लिक्विड ईटीएफ। और ये केवल मैं लिक्विड ईटीएफ की बात नहीं है, ये जितने भी हम परचेजिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो, ये सबके लिए मतलब ऑन एंड लिमिट प्राइस पे ही हमेशा खरीदना चाहिए। तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम होगी ना, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक दिन बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 दिन बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट एग्जीक्यूट हो जाएगा। रीजनेबल आपका कॉस्ट होना चाहिए। तो अभी क्या है, जैसे 110.21 ये आपको मार्केट प्राइस दिख रहा है। आप जाओ इसकी वेबसाइट पे, वहां पर चेक करो कि उसका आई नैव क्या है, मतलब एनएवी होता है ना, एनएवी वैल्यू होती है, उसका आई मतलब इंडिकेटिव एनएवी क्या है। तो आप देखोगे नॉर्मली जो मार्केट प्राइस चल रहा है, चाहे किसी भी आप जीरोधा पे चेक कर लो, किसी पे, उससे थोड़ा सा कम आपको दिखेगा। तो आपको 110.21 अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, उस पर आपको दिखेगा 110.18। अब ये 2-3 पैसे का डिफरेंस है, बट बहुत गणित, जब आप लंबे समय के लिए और पैसे की बात करें ना, तो बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब मैंने क्या किया कि वहां पर चल रहा है 110.18, मैं जब ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मैं डालूंगा 110 पॉइंट या तो 18 या 19 मैक्सिमम, 21 पे नहीं प्लेस करूंगा। तो कुछ एक आध लोग तो होते हैं जिनको अभी पैसे अभी बेच के निकलना है, तो वो कम पे बेच देते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। हो सकता है तुरंत एग्जीक्यूट ना हो, बट कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं। अब मैंने क्या किया है कि इधर उधर मल्टीपल रिसर्च करके मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, क्योंकि इसमें से कई सारी चीज़ें आपको तुरंत याद रहती हैं, कई चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, तो मैंने वो नोट कर लिया है। मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ डूज और डोंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आई नैव चेक करके आपको बाई और करना चाहिए। जब भी आप बाई और सेल कर रहे हैं, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए, मार्केट ऑर्डर मत लगाइए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, 12 महीने से कम के लिए, कम मतलब अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो आप कुछ दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करिए। अगर आपको पैसे निकालने नहीं है तो उसको री इन्वेस्ट करते रहिए, मतलब ग्रोथ में लगाते रहिए, ग्रोथ उसका लेते रहिए। निफ्टी 1 रेट इंडेक्स हमेशा ट्रैक करो, क्योंकि ये जो रेट होता है उसी के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप जाओगे निफ्टी 1 डे का रेट देखोगे तो रेट इंडेक्स आपको वहां पर दिख जाएगा। अब जो इसमें मल्टीपल फंड्स भी होंगे, लिक्विडिटी में मल्टीपल फंड्स है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट थोड़े से ही डिफरेंस में वो, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक एक पैसे 2-2 पैसे की बात कर रहे हैं ना, थोड़े से ही डिफरेंस में, बट हाँ ऑफकोर्स वो मतलब अच्छा फंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई टॉम डिक हैरी फंड आपने उठा के उसमें लगा दिया। और ये इमरजेंसी फंड की तरीके से ही हमेशा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपके पास 50,000 रुपये का आपने इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ था, अब आपको लगा लिक्विडिटी में डाल दें तो पूरा का पूरा 50,000 डाल दिया। थोड़े पैसे आप बचा के रखो, बाकी पैसे दो। कुछ डोंट्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो मैंने बता दिया बहुत हाई रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट मत करो। 6 से 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। ये इक्विटी नहीं है, ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। इसको बहुत ही एक्टिवली ट्रेड नहीं करना है, पड़े रहने दो जब तक है पड़ा हुआ, 2 महीने 4 महीने, निकालना हो तो निकाल लिया। डेली ट्रेड करोगे तो उतना निकालने अंदर करने ट्रेडिंग चार्जेस और वो मतलब उससे आपको नुकसान ही हो जाएगा, बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। और पैनिक नहीं होना है जब मार्केट वोलेटाइल हो, क्योंकि लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रेजरी फंड वगैरह मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गया तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर दिया, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है जब भी अगर आपके पास 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, कुछ भी पैसे बचे हों और आप उसको ऐਵੇਂ ही आप रखा हुआ है, इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी सैलरी आती है ना 1,00,000 रुपए और महीने के आखिरी में आपकी कोई ईएमआई जाती है मान लो 40,000 रुपए की 25 तारीख को, 20 दिन
के लिए उसको लिक्विड ETF में डाल दो। सेविंग अकाउंट से तो बेहतर रिजल्ट देगा। और ये जो 3% 4% का डिफरेंस होता है रिटर्न में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।